नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली लाइव। मैं हूं आपके साथ प्रयास शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर पटना से सामने आ रही है। सीएम आवास का घेराव किया गया। बता दें कि बीपीएससी टीआरई 4 में पीटी और मेंस के बीच नेगेटिव मार्किंग हटाने और 100% डोमिसाइल समेत कई मांगों को लेकर मंगलवार को पटना में छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए निकले छात्रों ने जेपी गोलंबर पर पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी है और बता दें कि डाक बंगला चौराहे तक पहुंच गए हैं। सीआरपीएफ ने लाठीचार्ज किया है। वहीं जिसके बाद पुलिस ने कई छात्रों को जो है कि हिरासत में लिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने भारत की विनिर्माण क्षमता और यूपीआई को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष पर निशाना साधा है। संबित पात्रा ने कहा कि भारत की प्राथमिकता मजबूत घरेलू मूल्य श्रृंखला तैयार करना, देश में उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का जो है कि निर्माण करना और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षमता विकसित करना है। उन्होंने कहा कि भारत में ऐसे उत्पाद तैयार किए जाने चाहिए जो टिकाऊ और गुणवत्ता के लिहाज से बेहतर हो। वहीं यूपीआई के 10 साल पूरे होने का जिक्र करते हुए संबित पात्रा ने इसके बढ़ते ट्रांजैक्शन वॉल्यूम को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने दावा किया कि यूपीआई की शुरुआती दौर की तुलना में लेन देन में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और गांधी परिवार पर भी तीखा हमला बोला है। पहली धारा कौन सी है? पहली धारा है मैन्युफैक्चरिंग पावर। किस प्रकार देश के मैन्युफैक्चरिंग पावर को बढ़ाया जाए, किस प्रकार से एक रोबस्ट डोमेस्टिक वैल्यू चेन बनाया जाए, किस प्रकार से रॉ प्रोडक्ट से फिनिश प्रोडक्ट तक संपूर्ण रूप से भारतवर्ष में मैन्युफैक्चरिंग हो, किस प्रकार जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट भारत में बनाए जाए, किस प्रकार प्रेसिशन मैन्युफैक्चरिंग, एकदम प्रेसिशन के साथ मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो और किस प्रकार हाईली कॉम्पिटिटिव फैक्ट्री भारतवर्ष में बने और सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो। और ये आज मैं यूपीआई के विषय में बता रहा हूं क्योंकि 10 वर्ष पहले जब मोदी जी ने इसी यूपीआई के विषय में बताया था तो कांग्रेस ने मखौल उड़ाया था। मैं आज उस मुखौटे को, उस मखौल को उतार रहा हूं कि देख कहां हम पहुंचे हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। ट्रांजैक्शन वॉल्यूम यूपीआई का क्या है आज, कितना बड़ा है? 13,000 फोल्ड टाइम्स। आप सोच सकते हैं 13,000 फोल्ड सर्ज इन द ट्रांजैक्शन वॉल्यूम ऑफ यूपीआई। 2016-17 में आरंभ हुआ यूपीआई। ये 2016-17 में कितना ट्रांजैक्शन हुआ? 1.78 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ यूपीआई के माध्यम से। और आज इस फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कितना ट्रांजैक्शन हुआ होगा? 24,160। में बढ़ते अगली खबर की ओर। लखनऊ में चीनी के लगातार बढ़ते दामों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जो है कि जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और बढ़ती महंगाई पर सवाल उठाए हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने E20 पेट्रोल नहीं चाहिए, देश को सस्ती चीनी चाहिए जैसे नारे लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि चीनी जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के दाम बढ़ने से आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से चीनी की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने और आम लोगों को राहत देने की मांग की है। बता दें कि इस दौरान संवाददाता वैष्णवी साहू ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं से बातचीत कर उनकी प्रतिक्रिया भी जानी। मौजूद हैं बापू भवन चौराहे पर, जहां पर आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उनसे बात करते हैं और जानते हैं विरोध प्रदर्शन आखिर क्यों कर रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ है। जिस तरीके से भाजपा सरकार कहती थी कि महंगाई कम होगी, लेकिन जब से सरकार और सत्ता में आई है तब से महंगाई दोगुनी करने का काम की है। चाहे रसोइयों का सामान हो, चाहे किसानों का कोई भी ईंधन हो, सामान हो। आज जिस तरीके से स्मृति ईरानी अमेठी की सांसद थी, कहती थी 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी, कहाँ है? रोड पे क्यों नहीं आ रही हैं?
बताती थी 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी ना, आज 70 रुपए किलो चीनी क्यों मिल रही है? इसी के खिलाफ, इसी के विरोध प्रदर्शन में हम लोगों ने फ्री में चीनी बांटने का काम किया। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर मौजूद लोग सरकार से रोजमर्रा की बढ़ती चीजों को दाम को लेकर काम करने की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन सुमित के साथ। जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार से अपनी मांगे रखी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 21 पत्रों का पत्र लिखकर जातिगत आंकड़े जुटाने के प्रस्तावित तरीके पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि खुले बता दें कि प्रारूप में जाति का नाम दर्ज करने से एक ही जाति के अलग अलग नाम सामने आ सकते हैं, जिससे कि जनगणना के आंकड़ों में गड़बड़ी की आशंका है। उन्होंने सरकार से मानकीकृत ड्रॉप डाउन जाति सूची अपनाने और प्रश्नावली को अंतिम रूप देने से पहले राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और जनता से चर्चा करने की मांग की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे प्रधानमंत्री को पार्टी की ओर से लिखा गया तीसरा पत्र बताया है। 20 तारीख को नेता प्रतिपक्ष लोकसभा और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा ने माननीय प्रधानमंत्री को 21 पेज का एक खत लिखा है। ये है, दोनों नेताओं ने एक खत लिखा है और ये विषय है जाति जनगणना को लेकर। ये खत की कॉपी आपको मिल जाएगी। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से तीसरा खत है प्रधानमंत्री को। पहला खत 16 अप्रैल 2023 को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री को लिखा था जाति जनगणना को लेकर। उसके बाद दूसरा खत कांग्रेस अध्यक्ष ने 5 मई 2025 को, काफी लंबा खत है, दो पन्ने का है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने मछली भोज विवाद पर कहा कि आप सभी देख रहे हैं कि कल से उत्तर प्रदेश में काफी राजनीतिक हलचल मची हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा झूठे आरोप और झूठी बातें बोली जा रही हैं। हम सभी लोग सनातनी लोग हैं, हम सनातन धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, हम काशीवासी हैं और योगी जी इससे घबरा गए हैं कि सनातन की बात सिर्फ वही करे और कोई ना करे। मैं समझता हूं कि यह पूरी तरह से घबराहट का नतीजा है कि वो हम सभी पर गलत आरोप लगा रहे हैं। प्यारे भाइयों बहनों, आप सब लोग देख रहे हैं कि कल से उत्तर प्रदेश के अंदर काफी राजनीति हलचल मचा हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा झूठे आरोप, झूठी बातें बोली जा रही हैं। हम सब लोग सनातनी हैं, सनातन धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, काशीवासी हैं और लगातार योगी जी इससे घबरा गए हैं, चिढ़ गए हैं कि सनातन की बात केवल वही करें, बाकी कोई नहीं करेगा। मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से घबराहट का नतीजा है कि वो हम सबके ऊपर गलत आरोप लगा। मैंने कल भी कहा था, फिर कह रहा हूं कि अगर कहीं भी कोई फोटो वीडियो उनके पास हो, दिखा दे। मुख्यमंत्री हैं, गिरुआ वस्त्रधारी हैं और एक वहीं लखनऊ में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कहार समाज के लोगों ने एसबीएसपी की सदस्यता ग्रहण की है। राजभर ने चंदौली, एटा, आजमगढ़, भदोही और वाराणसी से आए ग्लोबल कहार संगठन के कार्यकर्ताओं का पार्टी में स्वागत किया है। बता दें कि कहा कि समाज की समस्याओं में पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। वहीं राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विरासत में सत्ता मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं। इसके साथ ही मछली भोज विवाद पर भी राजभर ने प्रतिक्रिया दी है और कहा कि सावन के महीने में मछली खाने को लेकर सनातन परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय लखनऊ में ग्लोबल कहार संगठन व सपा बसपा कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पूर्व पार्टी की सदस्यता को त्यागते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
एवं मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के हाथों सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए छड़ी का साथ पकड़ा। इसमें मुख्य रूप से श्री आर के राम कहार, पूर्व अपर महाप्रबंधक कृषि मंत्रालय एवं राष्ट्रीय महामंत्री ग्लोबल कहार संगठन, श्री पी एन कहार, पूर्व सेल टैक्स ऑफिसर एवं प्रदेश अध्यक्ष ग्लोबल कहार संगठन, श्री रामवृक्ष कहार, पूर्व एसडीओ जल विभाग, श्री रमेश कहार, पूर्व उप जिलाधिकारी, श्री संतोष कहार, प्रिंसिपल साहब एवं प्रदेश उपाध्यक्ष ग्लोबल कहार संगठन, श्री रामजी कहार, पूर्व एमटीएनएल विभाग एवं जिलाध्यक्ष ग्लोबल कहार संगठन, डॉक्टर सुरेश कहार, डायरेक्टर कृष्णा हॉस्पिटल वाराणसी एवं प्रदेश संगठन मंत्री। बढ़ते अगली खबर की ओर, शिमला में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि सदन सुचारू रूप से चले और सभी मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन बीजेपी सदन चलाने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जब अपना कार्यक्रम और विरोध प्रदर्शन कर रही है तो बीजेपी के लोग उसमें बाधा डालने और उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पर भी अग्निहोत्री ने बीजेपी को घेरा और कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहता। उन्होंने दावा किया कि बेरोजगारी की बात उठते ही जो है कि बीजेपी को जंतर मंतर की याद आने लगती है। एक बात हम फिर से स्पष्ट करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी हाउस चलाना चाहती है। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हाउस चले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हाउस चलने की पक्षधर नहीं है। और आप आज भी देखें, अभी इनका आचरण देखें किस ढंग से ये आचरण कर रहे हैं। ये जब हम यहाँ पे अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये सब लोग हमारे प्रोटेस्ट में घुस रहे हैं आके, ये डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई हाथापाई की नौबत आए, कोई ऐसा झगड़ा हो ताकि हम यहाँ पे जो है। वहीं धुले के ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से बारिश नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। जिले की प्रमुख फसल कपास पर अब मौसम की बेरुखी का असर साफ दिखाई देने लगा है। बारिश की कमी के चलते जो है कि कई खेतों में कपास की फसल पीली पड़ने लगी है, जबकि कुछ जगहों पर पौधे सूखने की कगार पर पहुंच गए हैं। किसानों का कहना है कि अगर जल्द अच्छी बारिश नहीं हुई तो कपास की फसल को भारी नुकसान हो सकता है और उनकी मेहनत पर पानी फिर सकता है। खेतों में फसल की खराब होती स्थिति देखकर किसान परेशान हैं। अब किसानों ने सरकार से फसल की स्थिति का जायजा लेकर उचित मदद और राहत देने की मांग की है। इस बार महाराष्ट्र में और भारत में इन लेनों का प्रभाव हमारे इस क्षेत्रों में ज़्यादा दिख रहा है। ये 15-25 दिन से यहाँ जो हमारा इलाका है धुलिया जिला में बारिश न होने के कारण हमारी जो फसल है वो बर्बाद होने के मार्ग पे है। जो सब कुछ आज उसके ऊपर अटैक हुआ है, रोग की नियंत्रण सब मावा तुरतरे सब गिरा हुआ है। इसकी वजह से ये फसल बढ़ नहीं रही है जहाँ तक बननी चाहिए थी, जिसको अभी उसके लगाने में ज़्यादा दिन हो गए, उसके हिसाब से बढ़ नहीं रही है, वहाँ के वहाँ रुक गई है। इसके लिए बहुत नुकसान हमारे फार्मर को इस बार होने वाला है। बहुत चिंतित फार्मर इस बार है। अगर बारिश नहीं हुई तो और गहरे नुकसान में फार्मर जाने। दुनिया में ग्रामीण भाग में जो किसान है, वो किसान के जो कपास पीक लगाया था, उस अभी वो कपास पीक के ऊपर जो संकट मंडरा रहा है, इसकी वजह यह है कि बारिश गए 15-20 दिन हो गए और यहाँ पे बारिश की कमतरता की वजह से अभी किसान के ऊपर अभी किसान ये मुश्किल में गिर गए। आप देख सकते हैं कि जो कपास है, ये कपास के ऊपर पीलापन आना शुरू हो गया है और इसकी वजह से अभी जो कपास है उसकी जो बनने की आशंका थी वो कम दिखाई दे रही है। और हमारे साथ अभी किसान भाई है। अब किसान भाई क्या कहना चाहते हैं, जो इसकी वजह जो पीलापन की वजह क्या हो सकती है? इस साल बहुत ज्यादा बारिश का कम गिरने की वजह से 25 दिन से हमारी एरिया में बारिश नहीं हुआ है। इसके कारण जो हमारी जो फसल थी उसके ऊपर सब रोग का अटैक होना चालू हो जाए है। पीलापन है हमारे और मावा तुरतोड़ा आना शुरू हो गया। इसकी वजह से हमको फसल में कुछ दिख नहीं रहा है। इस बार हमको कुछ
आने वाला नहीं है। इसकी वजह से बहुत नुकसान होने वाला किसान हो। आज किसान बहुत चिंतित है और संकट में है। इसके लिए बारिश आना बहुत जरूरी है। यानी कि अभी तक अभी भी बारिश नहीं गिरी, किसानों को ऊपर बहुत बड़ा संकट आने की संभावना है। इंडिया डेली लाइव के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। फतेहपुर में पुलिस और गौकशी के आरोपियों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। बता दें कि खागा कोतवाली क्षेत्र के बरकतपुर जंगल में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें कि एक आरोपी शहजादे के पैर में गोली लग गई है। घायल आरोपी को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं दूसरे आरोपी शाहबाज को पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया। बता दें कि पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से तमंचा, कारतूस और गोकशी के इस्तेमाल होने वाले औजार बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। कल देर रात्रि थाना खागा और थाना हथगांव की संयुक्त कार्रवाई में 2 अपराधी, जिन पे गौकशी का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास था और बीते दिनों में थाना खागा में जो गौकशी घटना करी थी, इनके द्वारा कारित की गई थी, बाकी सहयोगियों के साथ, वो पकड़े गए हैं। इसमें से 2 जो अभियुक्त पकड़े गए हैं, उनका नाम शहजादे और शिबू पुत्र शहजादे, इन दोनों पर पूर्व में गौकशी मुकदमे भी है। और इसमें से पकड़ने के दौरान शहजादे, जिसने पुलिस पार्टी पे फायरिंग की, उसके जवाबी फायरिंग में उसके पैर में भी गोली लगी है। आज इन दोनों को, अभियुक्तों को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। इसी के साथ साथ इनकी पूछताछ भी की जा रही है, जिसमें अन्य जो इनके साथ अभियुक्त रहे हैं, जिनके द्वारा जो थाना खागा में गौकशी घटना हुई थी, उसमें कौन कौन संलिप्त रहा था, उसके बारे में भी वहीं बांदा के बबेरू कोतवाली क्षेत्र के फुफुंदी गांव में मामूली पारिवारिक कहासुनी के बाद गोलीबारी की घटना सामने आई है। आरोप है कि शराब के नशे में एक युवक ने अपने चचेरे भाई को अवैध तमंचे से गोली मार दी है। गाली गलौज के दौरान हुई इस घटना में युवक घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच जो है कि शुरू कर दी गई है। पुलिस ने घटना के तुरंत बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किया गया अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है। पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। जनपद बांदा के थाना बबेरू क्षेत्र अंतर्गत ग्राम फफूदी से सूचना प्राप्त हुआ था कि 2 पारिवारिक पक्षों के मध्य किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई है, जिसमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर तमंचे से फायर कर दिया गया। सूचना मिलते ही तत्काल थाना फोर्स द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घायल को मेडिकल कॉलेज बांदा एडमिट करा गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया है। घटना के संदर्भ में तहरीर प्राप्त कर समुचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। सभी नामजद अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए तथा घटना में प्रयुक्त तमंचे को बरामद कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था सामान्य है। वो उधर बैठे थे, वो आया दारू पी के, तो गाली देने लगा, तो कह रहा घरे जाओ। तो उधर माँ की गाली देने लगा, तो वो गया, थोड़ा धकेल दिया, बस इतने में पूरा घर आ गया, लाठी वाठी लेकर उसने मार दी गोली पर। वहीं फतेहपुर के मुत्तर गांव में बदहाल सड़क की तस्वीर सामने आई है। गांव का मुख्य मार्ग जो है कि जल भराव, कीचड़ और गंदगी के चलते तालाब में तब्दील हो गया है, जिससे कि ग्रामीणों के साथ स्कूली बच्चों का आवागमन भी मुश्किल हो गया है। इसी रास्ते से कंपोजिट विद्यालय के बच्चे रोजाना स्कूल आते जाते हैं और सड़क पर जमा पानी व कीचड़ के कारण उनके फिसलने और गिरने का खतरा बना रहता है। बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से समस्या बार बार पैदा होती है। 24 जुलाई को 100 से अधिक ग्रामीणों और युवाओं ने प्रशासन व जनप्रतिनिधियों से समस्या के समाधान की मांग भी की थी। ग्रामीण अब सड़क की सफाई, जल निकासी की स्थायी व्यवस्था और मार्ग की मरम्मत या इंटरलॉकिंग की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि स्कूल के बच्चों को स्कूल जाने में प्रॉब्लम हो रही थी। हमने देखा कि इस गांव का मेन रोड है जो कि शाखा के लिए जाता है, इसके साथ ही 4-5 गांव का ये संपर्क मार्ग भी है। बड़ा गांव, जजराहा, गंगई पार, सभी के गांव के लोग यहीं से जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर 20 साल से यही कंडीशन में जल भराव है। मोहल्ले के लोग बीमार हो रहे हैं, बीमारियाँ बढ़ रही हैं। बच्चे और बुजुर्ग इस रास्ते से निकल नहीं सकते, आप लोग जैसे देख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं निकल सकते। कोई अगर आकस्मिक घटना हो जाए तो एम्बुलेंस का भी यहाँ पहुँचना मुश्किल है। खटिया में लेके जाते हैं गांव के लोग।
गांव के लोग निष्क्रिय हो चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब ये रोड नहीं बनना। विधायक जी 2 महीने पहले इसका शिलान्यास करके गए हैं बाकायदा कि रोड बनना शुरू हो गया। इस पे एक फावड़ा भी नहीं मारा गया। ग्राम पंचायत की तरफ से सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं, लेकिन उनको ये रोड टच करने के लिए मना है कई सालों से, क्योंकि बोला जा रहा है कि ये रोड उनके अंडर नहीं आती ग्राम पंचायत में। तो ये समस्या फिर कौन समाधान देगा? और वहीं सोनभद्र के अनपरा क्षेत्र से सरकारी 108 एम्बुलेंस की बदहाल स्थिति का वीडियो सामने आया है। काशी मोड़ तिराहे पर मरीज को लेकर जा रही 108 एम्बुलेंस अचानक बीच सड़क पर खराब हो गई। इसके बाद एम्बुलेंस को दोबारा स्टार्ट कराने के लिए स्थानीय लोग उसे धक्का लगाते नजर आए हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 108 एम्बुलेंस सेवा आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में बीच रास्ते एम्बुलेंस खराब होने से मरीजों की सुरक्षा और समय पर इलाज मिलने को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें कि स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से मामले का संज्ञान लेकर एम्बुलेंस की स्थिति की जांच और नियमित रखरखाव सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं चित्रकूट में निर्माणाधीन पंचायत भवन की तस्वीरें सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रही हैं। बता दें कि करवे विकासखंड की अकबरपुर ग्राम पंचायत के भरतकूप कस्बे में लाखों रुपए की लागत से बन रहा पंचायत भवन पानी में डूबा हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि भवन का निर्माण पर्याप्त लेवल और मिट्टी के भराव के बिना किया गया, जिसके चलते बारिश का पानी परिसर में जमा हो गया है। तस्वीरों में भवन के अंदर घुटने से ऊपर तक पानी भरा नजर आ रहा है। बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय तक पानी जमा रहने से टाइल्स, दरवाजों और दीवारों को नुकसान हो सकता है और भविष्य में भवन के इस्तेमाल पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की जांच कराने और लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। पंचायत भवन है। हाँ, तो अबे तो बन रहा है या? हाँ, बन कर रहा है, बन गया अबे बाबा, पूरा कंप्लीट है। क्या दुर्दशा है इसकी? का हाल गए होगा तो बिल्डिंग में गए, पानी भरा है। कब से भरा है यार? ये जो है जब से बारिश शुरू है। इस समय पंचायत भवन के पास। ये पंचायत भवन में तो पानी भरा है? हाँ जी, भरा। कब से भरा है ये? जब से बारिश हुई है। तो ये नया बना है क्या अभी? नया हाई है। तो ये को दिन आए हो यहाँ? यहाँ हम हमेशा आते हैं। तो ये कभी इस बिल्डिंग में गए हो? गए नहीं, जरूर है, सामने से देखते हैं। सामने से देखते हो? हाँ। कितना पानी भरा है? पानी कम से कम करिए। वहीं मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा इलाके में तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बलिया गांव में एक बार फिर तेंदुए के हमले से महिला की मौत हो गई है। महिला खेत में चारा लेने गई थी, तभी तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। बता दें कि घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। तेंदुए के हमले से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। रुक करते अगली खबर की ओर। गोंडा में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आश्रम पद्धति विद्यालय का निरीक्षण कर छात्रों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया है। डीएम ने अध्ययन कक्ष, किचन, शौचालय और परिसर का निरीक्षण करने के साथ जो है कि छात्रों से सीधे संवाद किया और पढ़ाई, शिक्षण व्यवस्था, भोजन और नाश्ते की गुणवत्ता की जानकारी ली है। भोजन की व्यवस्था में लापरवाही सामने आने पर जिलाधिकारी ने संबंधित ठेकेदार को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चों के खान पान में किसी भी तरह की अनियमितता जो है कि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और खराब गुणवत्ता मिलने पर संबंधित संस्था को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। इसके साथ ही डीएम ने छात्रावास के रेनोवेशन कार्य का भी निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए हैं। वहीं सहसपुर में ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में जिला प्रशासन देहरादून की एक अहम पहल जो है कि सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में लंबे समय से बंद पड़ी कॉमन फैसिलिटी सेंटर की सिलाई यूनिट को दोबारा सक्रिय किया जा रहा है। बता दें कि आधुनिक मशीनों से लैस इस केंद्र के उद्घाटन की तैयारियां अंतिम चरण में है। केंद्र के संचालन की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सौंपी जाएगी। यहां करीब 25 से 30 आधुनिक सिलाई मशीनों के जरिए महिलाओं को प्रशिक्षण देने के साथ
जूट बैग और साथ ही स्कूल ड्रेस, कार कवर और बाइक सीट कवर जैसे उत्पाद तैयार किए जाएंगे। प्रशासन निजी कंपनियों से ऑर्डर दिलाकर महिलाओं को नियमित काम और बेहतर आमदनी से जोड़ने की भी तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि इस पहल का जो उद्देश्य है वो ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें लखपति दीदी बनने के अवसर उपलब्ध कराना है। रीप परियोजना के तहत हमने सहसपुर ब्लॉक में एक सिलाई यूनिट का स्थापना की थी और उसी सिलाई यूनिट में हमारी जो आस्था क्लस्टर की महिलाएं हैं वो इसमें झंडा बनाने का काम कर रही हैं। पूर्व में भी इनके द्वारा झंडे बनाए जाते थे, पर क्योंकि अब इनको एक प्रॉपर यूनिट सेटअप करके दिया है तो इस बार इनका बहुत लार्ज स्केल पे झंडा बनाने का योजना है। और इसमें हमारी लगभग 15 से 20 महिलाएं हैं जो इसमें झंडा बनाने का कार्य करेंगी। और हर घर तिरंगा कार्यक्रम भी हमारा इसमें जो झंडे की आवश्यकता हमको पड़ेगी तो ये भी हम इनके माध्यम से प्रोक्योर करेंगे। और बहुत ही अच्छा मतलब एक इनिशिएटिव भी है और अच्छा कार्य भी इनको, मतलब आमदनी में भी इनकी काफ़ी। वहीं मसूरी में बारिश के बीच एक बार फिर पहाड़ दरकने से मसूरी देहरादून मार्ग पर यातायात प्रभावित हो गया। सोमवार को मैगी पॉइंट के ऊपर अचानक भारी भूस्खलन हुआ, जिसके चलते मलबा और बोल्डर सड़क पर आ गिरे। बता दें कि मार्ग बाधित होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद जो है कि मलबा हटाकर यातायात सुचारू कराया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान इस मार्ग पर लगातार भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं और सिर्फ मलबा हटाना इसका स्थायी समाधान नहीं है। लोगों ने भूस्खलन प्रभावित स्थानों का स्थायी उपचार करने और किमाड़ी मार्ग को सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग के तौर पर विकसित करने की मांग की है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।